Hi, this is Jishu and today we are going to discuss CTET previous year question paper। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फरवरी 2023 का पेपर। ठीक है, इससे पहले हमने जो जो पेपर डिस्कस किए हैं आपको एक बार बता देती हूँ। 2019 से स्टार्ट किया था हमने पेपर डिस्कशन का। 2019 के दो पेपर सॉल्व किए हैं हमने, जुलाई वाला और दिसंबर वाला। उसके बाद हमने डिस्कस किया 2021 का, जिसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया था, पार्ट्स में डिस्कस किया था 10 क्वेश्चन करके। ये जो 2019 का पेपर था ये तो हमने एज इट इज़ 30 क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप ये वीडियो भी ज़रूर देखें। ठीक है, और 2021 के हमने 3 पार्ट्स में किया था 10 क्वेश्चन करके। उसके बाद लास्ट हमने डिस्कस किया 2022 का पेपर, इसको भी हमने पार्ट्स में डिस्कस किया है 10 करके। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं फरवरी 2023 का, जिसमें एक पार्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ, और आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में ये थर्ड पार्ट भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जिसमें पैडागोजी का पोर्शन होगा। तो आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और अभी तक हम 130 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 130 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो ये वीडियोस ज़रूर देखें। ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। अभी आपका एग्ज़ाम है सीटेट का, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ 30 क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टोटल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हमने डिस्कस किए। तो ये वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, और आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं 2023 का। अच्छा, जो प्रीवियस पेपर हमने डिस्कस किया था 2023 वाला, वो उसके लिए ना मैंने पीपीटी नहीं बनाई थी, एज इट इज़ डिस्कस किया है हमने। मतलब जस्ट पेपर ही लेके आई थी आपको दिखाने के लिए, पेपर का पैटर्न आपको पता चल जाए। वो ऑनलाइन मोड वाला पेपर था, तो हमने पेपर से ही डिस्कस किया था। बट आज मैंने पीपीटी बना ली है। ठीक है, तो आज हम पीपीटी से ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो मैंने पेपर दिखा दिया आपको कि किस तरह से पेपर आता है। उसमें सारे पोर्शन दिखाए थे, इंग्लिश, हिंदी, सीडीपी का कैसा था, मैथ्स का सीडीपी, फिर मैथ्स, फिर साइंस, देन इंग्लिश और हिंदी। तो मैंने आपको एक बारी दिखाया था उसका ओवरव्यू। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, ये जो पीपीटी है जिस पीपीटी से मैं पढ़ा रही हूँ, इससे पहले भी जितने भी पेपर हुए हैं उसमें पीपीटी प्लस नोट्स दोनों ही चीज़ें हैं। तो अगर वो नोट्स आपको चाहिए, फ्री नोट्स, तो आप ये चैनल RV कौशल अकेडमी टेलीग्राम चैनल का नाम है, इस चैनल को ज्वाइन कर ले। ठीक है, आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है इसलिए थोड़ा सा फोर्स लगानी पड़ रही है मुझे ज़्यादा। ठीक है, चलिए इस टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक, और अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मेरी ईमेल आईडी पे मेल ज़रूर करें अगर कोई क्वेरी होती है आपको। और टेलीग्राम चैनल RV कौशल अकेडमी ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ आपको फ्री नोट्स प्लस पीपीटी जो भी हमने पेपर डिस्कस किए आज तक, वो सब यहाँ अवेलेबल होंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, ये तो हमने डिस्कस कर लिए थे, फर्स्ट 10 क्वेश्चन वी ऑलरेडी हैव डन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। Question number 11 is, in a laboratory, in which zone of flame should Anita hold the test tube to boil water quickly? कैंडल की फ्लेम होती है ना, ठीक है, कैंडल की फ्लेम होती है। तो वो कह रहा है कि अनीता एक लड़की है, उसे टेस्ट ट्यूब में पानी बॉयल करना है, तो उसे कौन सी फ्लेम में, ये 3 जोन्स होती हैं कैंडल की। ठीक है, उससे जो फ्लेम है, नॉट ओनली कैंडल, फ्लेम की जो फ्लेम होती है ना, आग की जो लो जिसे कहते हैं, ठीक है, उसमें 3 जोन्स होते हैं। तो वो कह रहा है कि अनीता को टेस्ट ट्यूब कौन सी वाली फ्लेम पे करनी चाहिए गर्म, ताकि पानी जो है जल्दी बॉयल हो जाए, इस वाली पे, इस पे या इस पे। ठीक है, तो चलिए आगे डायग्राम है उससे अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए 3 है, ये आउटर पार्ट, इसे हम कहते हैं आउटर जोन। और यहाँ पे आउटर जोन में कंप्लीट कंबशन होती है। कंप्लीट कंबशन मीन्स पूरी कंबशन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ऑक्सीजन, फुल ऑक्सीजन मिल रही है इसको। क्योंकि हमें पता है बर्निंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, फ्यूल ज़रूरी होता है। तो ऑक्सीजन जो है बर्निंग में ज़रूरी होता है, और ऑक्सीजन इसको सफिशेंट अमाउंट में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रही है, और इसका जो कलर होता है दैट इज़ ब्लू। जो आउटर जोन है इसका कलर ब्लू होता है, और दिस इज़
हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, जो बाहर वाली फ्लेम है ये हॉटेस्ट पार्ट है, और जो सेकंड जोन है इसे हम कहते हैं मिडल जोन, और मिडल जोन किस कलर का है, येलो इन कलर। ओके और यहाँ पे क्या कौन सी कंबशन हो रही है, पार्शियल कंबशन। मींस पार्शियल कंबशन, ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होती है इसलिए यहाँ कंप्लीट कंबशन हो रहा है, बट जो अंदर वाली साइड है उसमें इससे थोड़ी कम ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे पार्शियल कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है, एंड दिस इज़ मॉडरेट हॉट। ओके अब नाउ ये जो विक है ये इनर मोस्ट जोन है, इसे हम कहते हैं इनर मोस्ट जोन, और ये ब्लैक कलर का होता है। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कैंडल आपने जला के रखी है, तो कैंडल के यहाँ अंदर वाले पोर्शन पे अगर आप फिंगर लगाते हो, एक तो ये हॉट नहीं होता, अंदर वाला पोर्शन हॉट नहीं होता है, लीस्ट हॉट होता है। अगर आप कभी यहाँ पे फिंगर टच की होगी आपने, तो आप देखोगे कि आपकी जो फिंगर है ना ब्लैक कलर की हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है। यहाँ कैसा कंबशन हो रहा है, इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट कंबशन क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता इसको, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, एंड दिस इज लीस्ट हॉट जोन। ठीक है, तो तीनों जोन आपको समझ आ गए। फर्स्ट इज आउटर जोन जो कि हॉटेस्ट पार्ट होता है, सेकंड जो है मिडल जोन दैट इज मॉडरेट हॉट, एंड थर्ड इज इनर मोस्ट जोन जो कि लीस्ट हॉट होता है। ठीक है, एंड दिस इज ब्लैक इन कलर। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग अनीता को कौन से वाली फ्लेम पे टेस्ट ट्यूब को गर्म करना चाहिए ताकि पानी जल्दी बॉयल हो जाए। तो अब आप बताइए कौन सी फ्लेम सबसे ज़्यादा हॉट है, आउटर, मिडल या इनर। अभी हमने देखा आउटर मोस्ट, जो आउटर मोस्ट जोन है दैट इज आउटर मोस्ट जोन। आउटर मोस्ट जोन सबसे गर्म होती है एंड इट इज़ येलो इन कलर। तो इसमें पूछा है कौन सी जोन है, कौन सी जोन पे करेगी, येलो जोन पे, बिकॉज येलो इज हॉटेस्ट जोन एंड दिस इज नॉट येलो, सॉरी ब्लू। फर्स्ट इज ब्लू इन कलर, फर्स्ट वाली तो ब्लू है ना, सेकंड वाली येलो है, जो मिडल वाली है ये येलो कलर की फ्लेम होती है यहाँ पे, और जो आउटर बाहर वाली है ये ब्लू कलर की है, और ये अंदर वाली ब्लैक कलर की। तो सबसे गर्म कौन सी है, बाहर वाली, ब्लू वाली, नॉट सेकंड, ब्लू। दिस इज आवर राइट आंसर, नीला क्षेत्र। तो नीले क्षेत्र में जो टेस्ट ट्यूब को लेके जाएगी ताकि वहाँ पानी जल्दी गर्म हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज, एक मिनट थोड़ा सा कट गया है। क्वेश्चन नंबर 12 इज, मैं पढ़ देती हूँ अगर आपको नहीं विजिबल हो रहा है तो। सॉल्यूशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। नीचे कुछ सोल्यूशन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा जो है सोल्यूशन एसिडिक करेक्टर शो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज कर्ड। कर्ड जो है एसिडिक करेक्टर शो कर रहा है, नहीं। कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है एंड इट शोज एसिडिक करेक्टर। और सेकंड ऑप्शन है ग्लूकोज, थर्ड इज अल्कोहल, डी इज अमीनो एसिड। तो ग्लूकोज और अल्कोहल तो एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते, बट जो फोर्थ वन है अमीनो एसिड, इट शोज, अमीनो एसिड क्या है एक्चुअली, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मीन्स विच शोज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक। ये क्या करता है, दोनों एसिडिक और बेसिक दोनों का करेक्टर शो करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। तो अमीनो एसिड शोज द करेक्टर ऑफ बोथ एसिड एंड बेस, दैट्स व्हाई इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ये भी एसिडिक करेक्टर शो कर रहा है, बट ग्लूकोज और अल्कोहल जो है एसिडिक करेक्टर शो नहीं कर रहे। तो यही हमारा राइट आंसर है बी एंड सी। बी एंड सी सेकेंड ऑप्शन में है, दिस इज आर राइट आंसर। ओके, बी एंड सी, ग्लूकोज और अल्कोहल एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज, ये क्वेश्चन थोड़ा विजुअल नहीं था, कोई बात नहीं, ये पीपीटी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, स्टेप्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क आर गिवन बिलो, अरेंज दैम इन करेक्ट सीक्वेंस। नीचे जो है सिल्क प्रोडक्शन के स्टेप्स दिए गए हैं, उससे हमें ये ABCDEF ये कुछ स्टेप्स दिए हैं, इसे हमने सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए इसकी मैंने आपके लिए डायग्राम भी ली हुई है, यहाँ से बताती हूँ एक बारी, आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। एक मिनट, इट इज़ नॉट मूविंग, जस्ट वेट। दिस इज़ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल दी हुई है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, सिल्क मोथ जो है मलबरी लीव्स पे
एग्स देगी, एग्स ले करेगी, अंडे देगी सिल्क मोथ, ठीक है, इसके एग्स हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, एग्स हैच होंगे, ठीक है, एग्स हैच होंगे। एग्स हैच होने के बाद इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लार्वल स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, एग देगी, उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा लार्वा स्टेज में। एग हैच होने के बाद उसके अंदर से जो निकलेगा उसे हम कहेंगे दिस इज़ लार्वा, उसे हम कहते हैं लार्वा, ठीक है। तो ये लार्वा क्या करेगा, मलबरी लीव्स को फीड करेगा, मलबरी लीव्स पे, मलबरी लीव्स को खाएगा। इसको यहाँ मलबरी लीव्स होते हैं, तूत, शहतूत होते हैं ना, तूत के पत्ते, उनको खाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो लार्वा है ये 4 स्टेजेस से गुजरता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ स्टेज। 4 मोल्ड्स मीन्स इट गोज थ्रू 4 मोल्ड्स। 4 मोल्ड्स मीन 4 स्टेजेस से। मोल्ड्स मीन, मोल्ड्स होता है कि अपनी ना पुरानी स्किन शेड ऑफ करके नई स्किन आती है इसमें, उसे हम कहते हैं मोल्ड, ठीक है। तो पुरानी स्किन तो निकाल के नई स्किन आ रही है इसमें, इस लार्वा में से, और इसे हम कह रहे हैं कैटरपिलर, ठीक है। अब कैटरपिलर क्या करेगा, लार्वा से जब कैटरपिलर बनेगा, कैटरपिलर क्या करेगा, अपने अराउंड, मान लीजिए कैटरपिलर है तो ये क्या करेगा, अपने अराउंड एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगा जो प्रोटीन की सिक्रीशन होगी, और इस सिक्रीशन को ही हम कुकून कहते हैं। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की सिक्रीशन बनाएगा अपनी साइड अपनी चारों ओर, जिसे हम कहते हैं कुकून, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इनसाइड द कुकून क्या होगा, जो कैटरपिलर होगा दैट इज चेंजेस इनटू प्यूपा। कैटरपिलर अब प्यूपा स्टेज में बदल चुका है, 3rd स्टेज है। उसके बाद जो प्यूपा है, प्यूपा जो है वो अंदर ही अंदर डेवलप हो रहा है, ठीक है, एडल्ट मोथ में डेवलप हो रहा है वो। और ये जो बाहर वाला पोर्शन है दिस इज़ कॉल्ड कुकून। ये क्या है, कुकून, ये कुकून है। तो क्या होता है, सिल्क मोथ जो है वो उड़ जाएगी, मोथ जो है वो उड़ जाएगी, और ये जो कुकून है इसे हम कलेक्ट कर लेंगे धागा बनाने के लिए, सिल्क फाइबर बनाने के लिए, ठीक है। क्या होता है, कई बार तो इसको सन ड्राई करके सुखा लेते हैं और ये जो सिल्क मोथ है ये बाहर निकल जाती है, उड़ जाती है बाहर निकल के। बट समटाइम्स क्या होता है, इसको हम गर्म गर्म पानी में डाल देते हैं उबलने इस कुकून को, तो जो मोथ होते हैं ना वो अंदर ही मर जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये सिल्क मोथ बाहर आया, सिल्क मोथ ने फिर से एग देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, दिस इज़ 4th स्टेज। पहले अंडे देगी, उसके बाद लार्वा स्टेज आएगी, लार्वा के बाद प्यूपा स्टेज आएगी, प्यूपा के बाद एडल्ट स्टेज आएगी। तो द प्रोसेस विल कंटिन्यू, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे वापिस आते हैं। चलिए, तो हिंदी मीडियम वालों का क्वेश्चन है हिंदी में, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में क्वेश्चन रीड कर लेने। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे इसको किया है, बनाया है, मतलब लिखा है, मतलब। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेप्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस में हमें इन क्वेश्चंस को, इन जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं ऑप्शन, इनको लगाना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एग, जो सिल्क मोथ है एग ले करेगी, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन, फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स। फर्स्ट स्टेप में फीमेल सिल्क मोथ एग ले करेगी। उसके बाद एग ले होने के बाद क्या होगा, हैचिंग होगी, ठीक है, लार्वल स्टेज आएगी, हैचिंग होएगी। द लार्वा और सिल्कवर्म आर केप्ट इन क्लीन ट्रेज विद फ्रेश मलबरी लीव्स। एग्स आर वार्म टू स्टेबल टेम्परेचर फॉर लार्वा टू हैच। यस, उसके बाद जो है एग्स हैच होंगे और लार्वा स्टेज, लार्वा निकलेगा उसमें से, ठीक है। सेकेंड स्टेप इज दिस। एंड थर्ड स्टेप में क्या होगा, जब लार्वा बाहर आ गया तो लार्वा और सिल्कवर्म आर केप्ट इन अ क्लीन ट्रेस अलोंग विद द फ्रेश मलबरी लीव्स, बिकॉज ये क्या करते हैं, मलबरी लीव्स पे फीड करते हैं, मलबरी लीव्स खाते हैं, दूध के पत्ते खाते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप ये हो गया। उसके बाद क्या हो रहा था, वो कुकून फॉर्मेशन हो रही थी, है ना, 3 हो गया। उसके बाद कुकून फॉर्मेशन होएगी, तो उसके बाद आफ्टर 25 to 30 days caterpillar stop eating and start spinning cocoons. This is 4th step. And then cocoons are kept under the sun or boiled in water. या तो कुकून को अंडर द सन रखेंगे, ठीक है, वार्म करने के लिए, या फिर वाटर में बॉयल करेंगे। तो दिस इज 5th स्टेप। और 6th स्टेप क्या होगा, फाइबर्स आर टेकन आउट फ्रॉम कुकून। सो चलिए देख लेते हैं स्टेप्स कहाँ पे कौन से ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 13 का, हाँ, कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट है बी में, बी। इसमें भी बी है, इसमें बी है, इसमें ई है, तो ये ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। चलिए नेक्स्ट, सेकंड स्टेप डी।
अब देखिए सेकंड स्टेप डी किस में है, सेकंड स्टेप डी इसमें है। तो अगर आपको पूरा प्रोसेस नहीं भी पता है ना, तब भी आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसमें बी एंड डी, इन दोनों में डी तो है नहीं, तो ये तो एलिमिनेट हो गए, तो बचा ये, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना होता है पेपर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज कर्ड इज द टर्म गिवन टू द फूड ऑफ रूमिनेंट विच इज, कर्ड एक टर्म है जो रूमिनेंट के खाने को दी गई है, तो वो होता क्या है, कर्ड क्या है। रूमिनेंट्स क्या होते हैं, जो काओ और बफेलो ना उनको रूमिनेंट्स कहते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, काओ एंड बफेलो। काओ एंड बफेलो इज दे आर ग्रास ईटिंग एनिमल्स, तो इनको हम कहते हैं रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स में क्या कह रहा है, क्या होता है, कर्ड एक टर्म दी हुई है, तो पूछ रहा है कि कर्ड क्या है। तो कर्ड क्या होता है, एक्चुअली आपने देखा होगा जब काओ और बफेलो जब अपना घास खाती हैं, तो वो क्या करते हैं ना, अपना ग्रास स्वेलो कर लेते हैं, पेट में चला जाता है। तो पेट में जाने के बाद उनका खाना र्यूमन में जाता है। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स हैं, वैसे इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के भी अलग अलग पार्ट्स हैं। तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है र्यूमन। तो ये क्या करते हैं, खाना खाएंगे और ये खाना इनके र्यूमन में जाएगा। ग्रास जो है र्यूमन में गया और चबाया इसने और र्यूमन में चला गया। अब ये जो ग्रास है ना, जिसको वो खा रही है, स्वेलो कर रही है, ये र्यूमन में जाएगा। यहाँ पे क्या पार्शियली डाइजेस्ट होगा, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है अभी तक वो घास, पार्शियली डाइजेस्टेड है ये खाना। जो काऊ ने खाना खाया वो पूरा खाना अच्छे से पार्शियली, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रही है, पार्शियली डाइजेस्टेड है। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड वापस काऊ अपने मुंह में लेती है, वापस काऊ के वापस मुंह में आएगा और वो बैठ के उसको चबा रही होती है। आपने देखा कई बार एनिमल्स काऊ या बफेलो को आपने देखा होगा, बैठे बैठे भी वो चबाती रहती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जुगाली कहते हैं हिंदी में, है ना। तो वो क्या कर रही हैं, उन्होंने जो ग्रास खाया था पहले, वो उन्होंने खा के पेट में चला गया, र्यूमन में चला गया। अब वहाँ पे वो पार्शियली डाइजेस्टेड हुआ। इस पे क्या है, जो सेलुलेज एंजाइम्स हैं, सेलुलेज एंजाइम, सेलुलेज एंजाइम ने, ग्रास में सेलुलोज होता है ना, हमें पता है, तो इस सेलुलोज को सेलुलोज एंजाइम जो है ब्रेक डाउन कर देगी इन सिंपलर कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो ये जो अब खाना है पार्शियली डाइजेस्टेड है, इस खाने को वापस का वो अपने मुंह में लेगी और वापस चबाती रहेगी, उसी को हम कहते हैं कर्ड। ठीक है, तो कर्ड क्या है, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। प्रॉपरली च्यूड एंड कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, जी नहीं, कम्प्लीटली डाइजेस्टेड नहीं होता है। प्रॉपरली च्यूड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड, प्रॉपरली च्यू नहीं होता है वो। ठीक है, स्वेलोड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड, यस, वो उसको निगल लेती है, पार्शियली डाइजेस्टेड होता है। बैक्टीरिया उस पर वर्क करते हैं, बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करता है सेलुलेज एंजाइम की हेल्प से, एंड देन उसको वापस वो मुंह में लेती है और चबाती है। दैट इज स्वेलोड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, स्वेलोड एंड इनडाइजेस्टेड फूड नहीं है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, निगले गए और आंशिक पाचन भोजन को कर्ड कहते हैं, हिंदी में जुगाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इज यू आर प्रोवाइडेड विथ 4 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशन दिए गए हैं, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, कर्ड एंड शुगर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू यूज टू फाइंड द नेचर, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल ऑफ ईच सॉल्यूशन। कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से आप कौन सा यूज करोगे, किससे पता लगाओगे कि कौन सा, इन चारों में से कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। तो इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा डाउट है मुझे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, ये सारे ही इंडिकेटर हैं, ये चारों क्या हैं, इंडिकेटर, और इंडिकेटर से, किसी भी इंडिकेटर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच सोल्यूशन इज एसिडिक एंड विच इज बेसिक। तो इस क्वेश्चन में ना कुछ या तो मिस प्रिंटिंग है या क्या है, अगर बाद में मुझे कुछ इसका मिलेगा तो मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, बट अभी तो ये सोल्यूशन, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा डाउट है कुछ। ठीक है, कुछ मिस प्रिंटिंग है शायद। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा देख लेंगे। आपको अगर कुछ मिलता है ना इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ, तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, क्योंकि ये चारों ही इंडिकेटर हैं और चारों इंडिकेटर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच सोल्यूशन इज एसिडिक एंड विच इज़ बेसिक और विच इज़ न्यूट्रल। लाइक जैसे लिटमस पेपर है, फॉर एग्जांपल लिटमस पेपर का एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, तो लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है ना, तो लिटमस पेपर अगर कोई सोल्यूशन रेड है तो वो क्या करेगा, इट गिव्स, लिटमस पेपर अगर कोई फॉर एग्जांपल एसिड है तो एसिड में लिटमस पेपर गिव्स रेड कलर, और बेसिक है तो बेसिक में इट गिव्स ब्लू कलर। तो सारे इंडिकेटर ना
अलग अलग एसिड में अलग, बेसिक में अलग कलर देते हैं और न्यूट्रल में अलग। तो सारे इंडिकेटर अपने अलग अलग कलर देते हैं, बट ये है कि ये चारों ही जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। तो इस क्वेश्चन को अभी यहीं छोड़ते हैं, फिर कभी डिस्कस कर लेंगे अगर कुछ मिलेगा। वैसे इसमें कुछ है नहीं, ये थोड़ी सी इसमें मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब होती है तो इन चारों में से कौन सी प्रोसेस नहीं होती है उस दौरान, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता क्या है, इसको चलिए ब्रेक डाउन करके देखते हैं। फोटो एंड सिंथेसिस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो? फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स बनाना, टू मेक समथिंग, ठीक है। लाइट की हेल्प से जो खाना बन रहा है उसे हम, उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या करते हैं, लीफ के अंदर, प्लांट्स में लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट है एंड इट क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है लीफ में उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, लीफ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से एंड वाटर एंड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और कहाँ प्रोसेस हो रही है, क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में ये प्रोसेस हो रही है, ये इसको एब्जॉर्व कर रहे हैं और ये जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन और शुगर। तो ये ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाती है, हम ले लेते हैं, और शुगर जो है इनका खाना होता है, तो ये खाने को कंज्यूम कर लेते, ले लेते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट की हेल्प से प्लांट्स जो खाना बना रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रही है, और कहाँ होती है ये, क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, वहाँ पे ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो आई होप फोटोसिंथेसिस तो समझ आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन में आते हैं, अब क्वेश्चन में वापस आते हैं कि क्लोरोफिल क्या कर रहा है, क्लोरोफिल क्या करता है ना, केमिकल एनर्जी को, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। क्लोरोफिल में ये प्रोसेस हो रही है। और तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर, कौन सी प्रोसेस नहीं हो रही है हमें ये बतानी। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी को तो एब्जॉर्व कर रही है ना क्लोरोफिल, दिस इज राइट। लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यस, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। थर्ड इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन होता है ब्रेक डाउन होना, तो कार्बन का कहीं ब्रेक डाउन हो रहा था, जी नहीं, कार्बन का कोई ब्रेक डाउन नहीं हुआ है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो दिस इज आवर आंसर, बिकॉज हमें यही बताना है कि कौन सी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में नहीं हो रही है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में नहीं होती है। ऑप्शन 4, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये प्रोसेस तो हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा था कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान नहीं होता है, नहीं होता है, क्या नहीं होता है, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, एंड दिस इज अवर राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज द फ्री एंड्स ऑफ अ वायर इन ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल एंड स्विच आर कनेक्टेड वन बाय वन टू, एक फ्री एंड्स हैं वायर के, मान लीजिए फ्री एंड्स हैं वायर के, ये एक वायर है विच इज कनेक्टेड टू a wire of length, अच्छा, which is connected cell and switch, एक सेल है यहाँ पे, मान लीजिए ये सेल है एंड ये स्विच है, ये स्विच है, ठीक है। इस तरह के दो, ये हो गया ए और ये एक हो रहा है बी, ठीक है। दो स्टेटमेंट्स दी हुई ना इसने, तो ये भी इस तरह सेल से कनेक्टेड है एंड इसमें भी यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है। अब ये कह रहा है अ वायर ऑफ की जो फ्री एंड्स हैं दैट इज कनेक्टेड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बाय अ वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 5 मिलीमीटर। एक वायर है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वायर है ये जिसकी
लेंथ है 10 सेंटीमीटर और थिकनेस है 5 मिलीमीटर, ठीक है। और सेकंड बी पार्ट कह रहा है अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की एक वायर है एंड थिकनेस इज सेम 5 मिलीमीटर और 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो अब क्वेश्चन इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मोर हीट विल बी प्रोड्यूस इन केस ऑफ ए, मोर हीट विल बी प्रोड्यूस इन केस ऑफ बी, कि ए के केस ए में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी या फिर केस बी में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, या फिर सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी दोनों ए और बी में, या फिर ऑप्शन डी सेइंग नो हीट विल बी प्रोड्यूस इन ईदर ए और बी, या कोई हीट प्रोड्यूस होगी ही नहीं दोनों में ही, ना ए में और ना ही बी में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, चलिए देख लेते हैं। 2 वायर्स हैं, एक की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, दूसरे की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, बट थिकनेस सेम है। यहाँ थिकनेस थोड़ी मोटी बन गई है मेरे से, बट थिकनेस इज सेम 5 mm, ठीक है। इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये याद रखना। जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, और जिसकी थिकनेस ज़्यादा होगी वो भी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। बट इस केस में दोनों की थिकनेस सेम है, बट जो लेंथ है इसकी 10 सेंटीमीटर है और बी केस में 20 सेंटीमीटर है, तो जो बी वाला है इसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। बिकॉज कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, अगर लंबी तार है ना तो उस पर डिपेंड करता है, जितनी तार जितनी लंबी होगी उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जांपल आपने ना उसमें देखा होगा, हीटर में देखा होगा, इस तरह से कॉइल्ड होती है जो वायर होती है, वायर लगी हुई होती है इस तरह से कॉइल्ड फॉर्म में होती है। वो कॉइल्ड क्यों होती है, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा कॉइल्ड होगी उतनी ही ज़्यादा लंबी होगी, और जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो जितनी तार लंबी होगी उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी स्टेटमेंट है हमारे पास, वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर थिकनेस 5 mm, ये जो है ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। मोर हीट विल बी प्रोड्यूस इन केस ऑफ बी, ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। बी की घटना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ इससे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अपकमिंग वीडियो में फिर मैं आपकी वो जो भी क्वेरी है वो ज़रूर सॉल्व करूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 इज संजय पुट्स एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल इन अ रेफ्रिजरेटर, आफ्टर फ्यू आवर्स व्हाट विल ही ऑब्जर्व। संजय ने क्या किया, एक खाली प्लास्टिक की बोतल ली, ठीक है, और उसको उसने क्या किया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया, ठीक है। ये एम्प्टी बोतल है, इसको इसने रेफ्रिजरेटर में रख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, ऑप्शंस देख लेते हैं। द बोतल विल एक्सपैंड ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, की जो बोतल है वो एक्सपैंड करेगी प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, इनसाइड द बोतल प्रेशर इंक्रीज करेगा। या ऑप्शन बी, द बोतल विल कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर इनसाइड द बोतल, कि उसके अंदर जो है प्रेशर कम हो जाएगा इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। Option 3 is saying the bottle will expand due to decrease in pressure inside the bottle. या option 4 is the bottle will contract due to decrease in the amount of air in the bottle. तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है ना, जो हमने बोतल रखी है यहाँ पे टेम्परेचर लेस है, रेफ्रिजरेटर में रखा है ना, तो लेस टेम्परेचर है। लेस टेम्परेचर होने की वजह से क्या होगा, बोतल के अंदर जो खाली बोतल है इसके अंदर की जो एयर प्रेजेंट है, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये क्या होगा, आपस में एक दूसरे के पास आएंगे। ठंड की वजह से क्या होगा, ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। एयर पार्टिकल्स ठंड की वजह से एक दूसरे के पास आएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगी इनमें, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर कम है इसलिए ये जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और बाहर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ पे बोतल के अंदर जो है प्रेशर कम है, ठीक है, और ठंडा है, मतलब यहाँ का टेम्परेचर ठंडा है, इसलिए जो पार्टिकल्स हैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, तो ये बोतल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, सिकुड़ जाएगी ये बोतल अंदर की तरफ, ठीक है, क्योंकि अंदर जो है टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से ये क्या है, एयर पार्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो क्या होगा, द बॉटल विल कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर इनसाइड द बॉटल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बतानी है कि कौन सी सही है। स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली इफ इट रिफ्लेक्ट्स लाइट, अ कन्वेक्स लेंस ऑलवेज प्रोड्यूस अ रियल इमेज,
concave mirror can be used to produce an enlarged and erect image. Option D, when the size of image formed by concave lens is smaller than the object, the image orientation is erect. चलिए देख लेते हैं. इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि what is the difference between concave mirror and convex mirror. दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है. एंड what is the difference between concave lens and convex lens. अच्छा, इससे पहले जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं उन सब में, सारी क्लासेस में ऑलमोस्ट हमने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है. मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर कंसिडर करें, ठीक है. ज़रूर देखें उन वीडियोस को, वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे. आज की वीडियो में मैंने कनकेव कन्वेक्स मिरर के नोट्स ऐड नहीं किए हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ, तो आप वहाँ से ज़रूर देखें, ठीक है. और कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस तो हमने पिछली ही वीडियो में डिस्कस किया था, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है. ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं. चलिए, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर. अच्छा, डिस्कस करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, ये जो मिरर हैं दोनों, इट इज़ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन. ये दोनों ही मिरर रिफ्लेक्शन पे बेस्ड हैं. और कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस ये जो हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन. इट इज़ बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये कोई सरफेस है, यहाँ से सनलाइट आएगी, ये इंसिडेंट रे आई और यहाँ पे इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद वापस यहाँ पे चली जाएगी. तो इसे हम क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्शन हो रही है. यहाँ पे इंसिडेंट रे आई एंड इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन. और रिफ्रैक्शन क्या है, ये इंसिडेंट रे आ रही है, फॉर एग्जांपल ये इंसिडेंट रे आई और यहाँ पे टकरा के ये वापस नहीं जाती, यहाँ पे टकरा के ये ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड यहाँ पे चली जाती है और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट. यहाँ पे लाइट बेंड हो रही है और दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है. जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करती है तो लाइट जो है बेंड हो जाती है, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन एंड मिरर्स आर बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, लेंसेज आर बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन, ठीक है. तो चलिए, कनकेव मिरर का और क्या एग्जांपल्स हैं बता देती हूँ. अब कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर आप कैसे याद रखेंगे. मान लीजिए कोई बॉल है, बॉल को आपने बीच से कट किया, कट करने के बाद बॉल जो है आपको इस तरह से दिखाई देगी. दोनों पार्ट्स को आपने अलग किया इस तरह से, ठीक है. तो एक साइड मान लीजिए कनकेव है, एक साइड कन्वेक्स है. अब कनकेव साइड में ना, कनकेव केव से याद रखना, और केव लाइक स्ट्रक्चर, जो गहरी सी जगह है, केव लाइक स्ट्रक्चर, तो रिफ्लेक्शन यहाँ होती है. इसका जो अपर सरफेस होता है ये रफ होता है, ठीक है. और रिफ्लेक्शन कहाँ हो रही है, केव में हो रही है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कनकेव मिरर, ठीक है. यहाँ रिफ्लेक्शन हो रही है, बट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर जो उसका आउटर साइड है, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है. और अंदर वाली जो साइड है दैट इज रफ साइड, ठीक है. कन्वेक्स मिरर में आउटर साइड में रिफ्लेक्शन हो रही है, कनकेव मिरर में अंदर की साइड रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है. और आपने घर पे अब स्पून देखा होगा, स्पून को आप देखना कभी, इस तरह से स्पून है मान लीजिए, ठीक है. स्पून ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना, यहाँ बनाती हूँ, ठीक है. स्पून में अगर आप ये वाली जो साइड है, यहाँ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ना रियल ये जो है ना, दिस साइड, दिस इज कॉल्ड कनकेव मिरर. और ये जो इस वाली साइड है, इसको आप मान लीजिए कि ये है कन्वेक्स मिरर. तो कनकेव मिरर में क्या होता है कि जब हम चीज़ को पास से देखेंगे तो हमें जो चीज़ है दैट इज़ वो सीधी दिखाई देगी, इरेक्ट दिखाई देगी, और जो इमेज फॉर्मेशन होगी दैट वुड बी वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी. बट अगर हम इसी साइड थोड़ा दूर से देखेंगे, यहाँ से देख रहे हैं मान लीजिए, तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो उल्टी होगी, इरेक्ट इमेज होगी और थोड़ी सी डिमनिश होगी, स्मॉल साइज़ की होगी, ठीक है. तो कनकेव मिरर में दोनों ही इमेजेस बनती हैं, रियल इमेज भी, वर्चुअल इमेज भी. बस इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पास है तो वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज बनेगी. पोजीशन की ऑब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट है वो दूर है, तो जो इमेज बनेगी दैट इज इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनेगी और रियल इमेज बनेगी, ठीक है. और इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है. ऑलवेज इरेक्ट इमेज बनेगी और जो इमेज बनेगी वो थोड़ी सी डिमनिश होगी.
थोड़ी सी तो नहीं, मतलब डिमिनिश मतलब छोटे साइज़ की दिखेगी। फॉर एग्जांपल गाड़ियों में आपने देखा होगा जो साइड व्यू मिरर होते हैं उनमें कन्वेक्स मिरर लगे होते हैं, क्योंकि पीछे से आपने देखा होगा जब ड्राइव करते हैं आप, तो पीछे से जो गाड़ियाँ होती हैं ना वो हमें पूरी फुल इमेज दिखती है और छोटे साइज़ की दिखती हैं, ठीक है। और इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती, इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में इरेक्ट इमेज बनेगी, बस जो इमेज होगी थोड़ी सी छोटी होगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको कनकेव और कन्वेक्स मिरर का समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस थोड़ा सा बता देती हूँ। कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस, इन दोनों का यूज़ कहाँ होता है और इनमें क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रही है, कन्वर्जिंग रेज हैं या डाइवर्जिंग रेज हैं, वो एक बार बता देती हूँ। आगे इमेज दी है वहाँ से बताती हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इस तरह से इंसिडेंट रे आई से कंसिडर कीजिए, ये इंसिडेंट रे आई यहाँ पे लेंस के अंदर, ये जो है ना कन्वेक्स लेंस है, दिस वन इज कनकेव लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस और ये कन्वेक्स लेंस। कनकेव कॉन्वेक्स लेंस में, अच्छा एक और पॉइंट आपको बता दूं, कन्वेक्स लेंस में जो ये वाली एजेस हैं साइड वाली थिन होती हैं, साइड से थिन होती है और सेंटर से थिक होती है, सेंटर से थिक होता है कॉन्वेक्स लेंस। बट इन केस ऑफ कनकेव लेंस, जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस, ठीक है, जो कनकेव कन्वेक्स लेंस होता है उसमें साइड जो ऊपर कॉर्नर जो है वो थिन होते हैं और सेंटर से थिक होता है। और कनकेव लेंस में क्या होता है, जो कॉर्नर है ये थिक होते हैं एंड सेंटर से थिन होता है ये, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जो रेज आ रही हैं ये इंसिडेंट रे आई और ये इसमें रिफ्रैक्शन होती है ना, जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट जो है थोड़ी सी बेंड हो जाएगी और बेंड करके यहाँ इस पॉइंट पे मिल रही है और जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। इंसिडेंट रेज आ रही हैं और ये इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं जिसको हम फोकस कहते हैं। इंसिडेंट रे आई यहाँ पे अंदर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो जैसे ही दूसरे अनदर मीडियम में जाएगी लाइट हल्की सी बेंड हो जाएगी, बेंड होके दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट जिसे हम फोकस कहते हैं। और ये जो सेंटर पॉइंट है इसे हम कह रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के जो बीच का डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल लेंस, सॉरी ऑप्टिकल लेंथ, ठीक है। दोनों के बीच की जो दूरी है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को हम कह रहे हैं ऑप्टिकल लेंथ, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है, कन्वेक्स लेंस में रेज जो है कन्वर्ज हो रही है, एक जगह पे मीट करती हैं, दे आर कन्वर्जिंग रेज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, कन्वेक्स लेंस को कहते हैं कन्वर्जिंग रेज बिकॉज द रेज आर मीटिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पे मीट करनी है इसलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग रेज। और कनकेव लेंस में क्या होता है, जो रेज आई इंसिडेंट रे आई अनदर मीडियम में गई, ये थोड़ा सा थिक मीडियम है तो ये ऊपर की तरफ को रिफ्रैक्ट करेगी, ऊपर की तरफ को रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। और ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही है, दे आर नॉट मीटिंग एट अ पॉइंट, तो ये जो है दे आर सपोज टू मीट एट दिस पॉइंट, सो दिस इज इट्स फोकस, इसका फोकस कहाँ है, इस साइड, और ये है सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ। और जो कन्वेक्स लेंस में इमेज बनती है, मान लीजिए कन्वेक्स लेंस है और ये जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी दैट इज इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज बनेगी एंड एनलार्ज्ड इमेज होगी, बड़ी ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज दिखती है इसमें कन्वेक्स लेंस में, ठीक है। और कनकेव लेंस में जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, ठीक है, डिमिनिश इमेज दिखेगी, छोटी इमेज दिखेगी, और इट इज़ ऑल्सो इरेक्ट इमेज, सीधी होगी, इरेक्ट होगी और छोटे साइज की होगी, डिमिनिश होगी, ठीक है, ठीक है। कन्वर्ट, तो एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की कन्वर्जिंग रेज, सेकंड हमने डिस्कस किया कि कन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनेगी लार्ज इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और कन्वेक्स कनकेव में डिमिनिश इमेज बनेगी, छोटी इमेज बनेगी एंड इरेक्ट होगी, सीधी होगी। एंड इसमें एक और पॉइंट है कि जो कनकेव लेंस होती है ना, कनकेव लेंस, ठीक है, कहाँ यूज़ होता है, वो यूज़ होता है मायोपिक पर्सन में, मायोपिक, जिनको मायोपिया होता है ना, मायोपिया मीन्स शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस मीन्स उनके पास की नज़र तो ठीक है बट दूर की नज़र कमज़ोर है, तो उनके ग्लासेस में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कनकेव लेंस। और कन्वेक्स लेंस कहाँ यूज़ करते हैं, जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, लॉन्ग
साइटेड, SAGHTDNESS, लॉन्ग साइट, जिनको दूर की नज़र तो ठीक है बट पास की नज़र कमज़ोर है, तो उनमें कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। मायोपिया, जो मायोपिक हैं पर्सन, जिनको मायोपिया है, जिनकी शॉर्ट साइटेडनेस है, पास की नज़र ठीक है, दूर की नज़र कमज़ोर है, उनको कनकेव लेंस यूज़ करेंगे वो। और जिन कॉन्वेक्स लेंस कहाँ यूज़ करेंगे? जिनको हाइपरमेट्रोपिया है, जो लॉन्ग साइटेडनेस लोग हैं, दूर की नज़र ठीक है बट पास की नज़र कमज़ोर है, वो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे अपने ग्लासेस में? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस थे कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस के, और कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर, दोनों ही मिरर और लेंस दोनों ही हमने डिस्कस किए। जो मिरर है इट इज़ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, और जो लेंसेज है इट इज़ बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो चलिए देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली इफ इट रिफ्लेक्ट्स लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखेगी अगर वहाँ रिफ्लेक्शन हो रही है। जी नहीं, अगर कहीं रिफ्रैक्शन भी हो रही है तब भी हम किसी इमेज को देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों में ही ऑब्जेक्ट कैन बी सीन। ठीक है, so this is not true. ऑप्शन बी इज अ कन्वेक्स लेंस ऑलवेज प्रोड्यूस अ रियल इमेज। कि जो कन्वेक्स लेंस है उसमें हमेशा रियल इमेज ही बनती है। जी नहीं, कन्वेक्स लेंस में रियल और वर्चुअल दोनों ही इमेज बनती है। रियल भी बनती है, वर्चुअल भी बनती है, बट इट डिपेंड्स कि जो इमेज बन रही है, ठीक है, उसकी ऑब्जेक्ट, मतलब इट डिपेंड्स कि ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहाँ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहाँ है ये इस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई रे है, ये सेंटर है, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं हम, और जहाँ वो मीट कर रहा था वो फोकस था, ये ऑप्टिकल सेंटर था, फोकस था, और ये फोकल लेंथ थी। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, इट डिपेंड्स कि उसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी और इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज। तो इट डिपेंड्स कि प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है। ठीक है, बट कनकेव लेंस में ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, कनकेव में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी, और कन्वेक्स में रियल और वर्चुअल दोनों ही बनती है। इट डिपेंड्स की पोजीशन कहाँ है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, सो दिस इज नॉट ट्रू। A concave mirror can be used to produce an enlarged and erect image. Yes, concave mirror हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें enlarged और erect image दिखानी है, वो वहाँ पे हम concave mirror यूज़ करते हैं। ठीक है, तो this is true. ऑप्शन डी इज विद साइज ऑफ द इमेज, क्योंकि कनकेव मिरर में आपने देखा था ना कि जो कनकेव साइड है, enlarged इमेज भी बनती है, इरेक्ट भी बनती है, और डिमिनिश इमेज भी बनती है, और इन्वर्टेड इमेज भी बनती है। इट डिपेंड्स की पोजीशन कहाँ है ऑब्जेक्ट की। जैसे स्पून का एग्जांपल मैंने दिया था, अगर आप स्पून को पास से देखोगे तो आपकी इमेज जो है आपको बड़ी नज़र आएगी और सीधी नज़र आएगी, बट वहीं अगर आपने स्पून को अपने से थोड़ा सा दूर किया तो आप देखोगे कि जो आपकी इमेज बन रही है वो छोटी बनेगी और उल्टी बनेगी। ठीक है, तो कनकेव मिरर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एन enlarged and erect image. This is true. Option D is when the size of the image formed by a concave lens is smaller than the object, image orientation is erect. कि जो कनकेव लेंस है उसमें जो इमेज बन रही है दैट इज स्मॉलर एंड दैट इज इरेक्ट। तो हमने अभी देखा ना, स्मॉलर इमेज बनती है कनकेव में, स्मॉलर इमेज है और इरेक्ट इमेज है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो ट्रू। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, सी एंड डी दोनों ही हमारे राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी 10 क्वेश्चन जो है मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करूंगी। ठीक है, उसमें पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इस पेपर के बाद फिर हम नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे जो 2023 का ही है, अगस्त का है। अगस्त में भी जो पेपर हुए थे वो पेपर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 2023 का है ये भी। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या है ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज, स्टेटमेंट 1 इज ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। कि जो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लिटमस पेपर है, ड्राई है, इसके आपने कुछ, इसके ऊपर आपने ड्राई HCl स्प्रे किया लिटमस पेपर पे, तो ये कलर चेंज नहीं करेगा। यस, दिस इज़ ट्रू, ये कलर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये कलर चेंज कब करेगा? जब इसको हाइड्रोजन आइंस मिलेंगे, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आइंस मिलेंगे, ये तभी कलर चेंज करेगा। ठीक है, इसको कलर चेंज के लिए आइंस ज़रूरी होते हैं। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में होना चाहिए, तभी आइंस जो हैं होंगे, आइंस जो हैं कलर चेंज करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो
पानी की प्रेजेंस होना ज़रूरी है। अगर लिटमस पेपर गीला भी होता ना तब भी ये पानी, अगर ड्राई एचसीएल है और लिटमस पेपर गीला है तब भी ये कलर चेंज कर लेता, क्योंकि इसको हाइड्रोजन आयन चाहिए जो इसको पानी में मिलेंगे। बट इन बोथ केस एचसीएल भी ड्राई है, लिटमस भी ड्राई है, वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो जो है यहाँ पे कलर चेंज नहीं होगा। स्टेटमेंट 2 इज सेइंग लिटमस पेपर ऑलवेज चेंज ऑफ कलर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन एंड OH नेगेटिव आयन, कि ये कलर कब चेंज करेगा, जब हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। सो यस दिस इज ट्रू, ये कलर चेंज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू एंड S2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर S1। ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर, कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और S2 जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है S1 की, कि इसको जो है कलर चेंज करने के लिए आयंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन यही ख़त्म करते हैं। आज के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ख़त्म, 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हमने। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, अपकमिंग वीडियो अगर आपका कोई डाउट हुआ फिर मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, ये पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आरबी कौशल एकेडमी पे मिल जाएगी। ठीक है, आरबी कौशल एकेडमी, यहाँ पे आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अपने कमेंट में भी डाल दूँगी इसका लिंक में, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।